हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री नाउ क्लासेज गोरखपुर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे कल से ही एजीटीए का चैंपियन बैच चलाया जा रहा है, जिसमें हम एजीटीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं। और हमारा टारगेट है एजीटीए 2026 में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लेना। और हमारी कोचिंग का स्लोगन है, अब की बार एजीटीए पार। हमारे इंस्टीट्यूट पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फॉर्म में एजीटीए का कोर्स अवेलेबल है और तैयारी किया जा रहा है, कराया जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन बैच का प्राइस है 1199 रुपये ओनली और ऑफलाइन बैच का प्राइस है 2999 रुपये ओनली। फिर हम बात करते हैं कि जैसे हमारा जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी सब्जेक्ट वाइज होंगे। मैं यहाँ पे इकोनॉमी का क्वेश्चंस लेके उपलब्ध हूँ आप लोग के सामने, जिसमें एक वीडियो ऑलरेडी कल का पढ़ चुका है, जिसको हम पहला लेक्चर या पहला सीरीज भी बोल सकते हैं। आज का दूसरा सीरीज है। हम 15 सीरीज में करके ऐसे क्वेश्चंस 300 प्लस क्वेश्चंस समझेंगे, उसको एक एक करके सॉल्व करेंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इकोनॉमी का कि ग्लाइफोसेट इज हर्बिसाइड। ग्लाइफोसेट जो है वो कौन सा हर्बिसाइड्स है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शन है पहला नॉन सेलेक्टिव एंड कंटेक्ट हर्बिसाइड्स, सेलेक्टिव एंड कंटेक्ट हर्बिसाइड, नॉन सेलेक्टिव एंड ट्रांसलोकेटिव हर्बिसाइड, सेलेक्टिव एंड ट्रांसलोकेटिव हर्बिसाइड्स, और पांचवा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो हम समझते हैं ग्लाइफोसेट क्या है। तो ग्लाइफोसेट जब हम खेत में यूज करते हैं, किसी भी खेत में, तो वहाँ पे ना जितनी भी वो खरपतवार के साथ अगर जितने भी क्रॉप भी हैं वो सबको ख़त्म कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी नॉन सेलेक्टिव ट्रांसलोकेटिव टाइप का हर्बिसाइड है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव है। अगर ग्लाइफोसेट को हम यूज कर रहे हैं खेत में, तो कोई भी क्रॉप रहेगा उसमें या कोई भी खरपतवार रहेगा वो सबको मार डालता है, तो इसलिए इसको नॉन सेलेक्टिव बोलते हैं। और ये इसका काम है, क्योंकि ये कंटेक्ट नहीं है, कंटेक्ट में तो आता ही है, कंटेक्ट में भी आया या उसमें वो पूरे फैल जाता है बॉडी में उसके, जैसे कोई भी प्लांट हो उसके पूरे शरीर में फैल के और सबको किल कर देता है, मतलब वो मार डालता है। तो इसलिए हम इसको सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव और ट्रांसलोकेटिव टाइप बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा बिसाइड आयल, मतलब आयल के बजाय, मतलब इसके बाद सोयाबीन आल्सो कंटेन प्रोटीन अमाउंटिंग टू अबाउट विच परसेंटेज, मतलब कि तेल के बाद सोयाबीन में जो प्रोटीन होता है वो लगभग कितने परसेंट तक होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है 20%, 30%, 40%, 50% और 60%। तो हमारे पास ये ऑप्शन है, तो हमारे यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40%। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि अब सोयाबीन की जब बात करते हैं, तो सोयाबीन में जो आयल परसेंटेज होता है, आयल परसेंटेज होता है लगभग 20 से 22% तक पाया जाता है आयल। और वहीं बात करते हैं जब प्रोटीन की, तो प्रोटीन पाया जाता है 40 से 42%। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन में 40% है, तो हम 40% के साथ जाएंगे। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी 40% आंसर सही है। अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन पे कि वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप इज इक्वल टू, कि जो क्रॉप किसी भी फसल का वाटर रिक्वायरमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, मतलब किसके बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा इवोपोट्रांसपायरेशन लॉसेस ऑफ वाटर, दूसरा है कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर, रेनफॉल इरिगेशन रिक्वायरमेंट, तीसरा ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन है इरिगेशन रिक्वायरमेंट, पांचवा है नॉन ऑफ दीज। तो हमारा ये बोल रहा है कि क्वेश्चन कि क्रॉप का जो भी वाटर रिक्वायरमेंट होता है, मतलब जल की आवश्यकता होती है, वो किसके बराबर होता है। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी रेनफॉल इरिगेशन रिक्वायरमेंट। जो रेनफॉल इरिगेशन रिक्वायरमेंट होता है, मतलब बारिश से भी, और जो आर्टिफिशियल हम इरिगेशन भी करते हैं, जो ये रिक्वायरमेंट होता है ना उसी पूरा करते हैं, तो वही वाटर रिक्वायरमेंट के इक्वल होता है। अगर हम बात करते हैं इवोपोट्रांसपायरेशन लॉसेज ऑफ वाटर, ये उसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि वाटर, अगर किसी फसल को वाटर की जितनी आवश्यकता है
अगर उतना अगर ये इवोपोट्रांसपायरेशन से लॉस हो जाएगा तो उसको मिलेगा ही क्या, तो इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। कंजप्टिव यूज वाटर जो है ये है कि मतलब जितना यूज करता हो कि कितना जो कंज्यूम कर ले वो, जितने में कि एक मिनिमम मतलब जो मिनिमम अमाउंट के लिए प्रोडक्शन करता है। और इरिगेशन रिक्वायरमेंट ये है कि जब हम सिंचाई करते हैं तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेनफॉल इरिगेशन रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अब। द क्रॉप यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ ऑयल एंड फाइबर, कि मतलब ऐसा कौन सा क्रॉप है जिसको हम ऑयल और फाइबर दोनों के लिए यूज करते हैं या उसको प्रोडक्शन करते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास लिनसीड, दूसरा है केस्टर, तीसरा है मेस्टा, चौथा है जूट और पांचवा है पाइनएप्पल। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, लिनसीड। लिनसीड हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि लिनसीड इस ऑप्शन में ऐसा लिनसीड ही क्रॉप है जिसका हम ऑयल में भी यूज करते हैं और इसका फाइबर के लिए भी इस फसल को यूज करते हैं। केस्टर का है, केस्टर का मतलब जिसका मतलब होता है अरंडी और लिनसीड का मतलब होता है अलसी, ठीक। तो केस्टर का यूज हम करते हैं सिर्फ तेल के रूप में, और मेस्टा का यूज करते हैं सिर्फ फाइबर लेने के लिए, और जूट का भी फाइबर के लिए। और पाइनएप्पल है, तो पाइनएप्पल हमारा फ्रूट क्रॉप है जो कि इससे बिल्कुल अलग है, तो वो ऑप्शन होगा नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, कि द टर्म एग्रीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम विच वर्ड। जो एग्रीकल्चर शब्द है वो किस वर्ड से लिया गया है या किस शब्द से बना हुआ है, हम ये समझेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश और रशियन। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन और एग्रीकल्चर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ये होता है कि कंफ्यूजन के चलते या ध्यान न रहते हुए हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं ऑप्शन ज़्यादा दिखने के कारण। तो हमारा एग्रीकल्चर जो शब्द है, तो अगर हम इसको बात करते हैं कि एग्रीकल्चर जो शब्द बना कैसे है, तो एग्रीकल्चर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एगर, ठीक, एगर प्लस कल्चर, जहाँ एगर का मतलब होता है सॉइल और कल्चर का मतलब होता है टू कल्टीवेट, जिससे हम समझ सकते हैं कि सॉइल का कल्टीवेशन करवाना ही एग्रीकल्चर है। और अब एग्रीकल्चर का डिफिनीशन भी होता है कि कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि जो एग्रीकल्चर शब्द है जो एगर शब्द से मिलके बना है, एगर शब्द ये लैटिन है और कल्चर शब्द भी लैटिन है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लैटिन, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओरबैंकी द एग्जाम्पल ऑफ, जो ओरबैंकी होती है, ओरबैंकी होता है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है। ओरबैंकी एक तरह का प्लांट है जो कि पैरासाइट प्लांट है, जो प्लांट के साथ मिल के मतलब उसी पे परजीवी बन के पैरासाइट के रूप में अपना जीवन यापन करता है या लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला है ऑप्शन ओब्लिगेट रूट पैरासाइट, दूसरा है ओब्लिगेट स्टेम पैरासाइट, तीसरा है पार्शियल रूट पैरासाइट, चौथा है पार्शियल स्टेम पैरासाइट और पांचवा है नन ऑफ दीज। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ओब्लिगेट रूट पैरासाइट। इसी को हम टोटल रूट पैरासाइट भी बोलते हैं, टोटल रूट पैरासाइट भी बोलते हैं, क्योंकि टोटली डिपेंड होता है इसके रूट पे ही, जिस भी फसल में लगेगा ये उसके फसल के रूट पे ही डिपेंड होता है टोटल, उसी से अपना लाइफ साइकिल, उसी से खाना लेके अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन क्रॉप इन द वर्ल्ड। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन क्रॉप इन द वर्ल्ड, कि जो विश्व में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाज की फसलों में कौन सा फसल है। तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है राइस, सेकेंड ऑप्शन है मेज, थर्ड ऑप्शन है सोरगम, फोर्थ ऑप्शन है व्हीट, फिफ्थ ऑप्शन है बाजरा। तो हम जब अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन क्रॉप इन द वर्ल्ड की बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे व्हीट सही हो जाएगा,
क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट कोई फूड ग्रेन क्रॉप है तो व्हीट ही है। अगर हम यही बात करते हैं एशिया की मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन क्रॉप की बात करते हैं तो यही हमारा हो जाता है राइस आंसर। तो ये आई होप कि ये इजीली समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं जो कि 8वें नंबर क्वेश्चन है, मिलिंग रिकवरी इन द राइस इज अबाउट परसेंटेज, मतलब कितने परसेंट जो राइस में मिलिंग रिकवरी होती है, ये है क्वेश्चन हमारा। जिसके ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन आप 45 मतलब 45%, बी है 60% और सी है 75%, डी है 85% और ई है 90%। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि 60% है। जब हम बात करते हैं मिलिंग रिकवरी का राइस में, तो जब एक तो होता है हलिंग, एक होता है हलिंग और दूसरा होता है मिलिंग। पहले जो अगर हम जब धान खेत से निकालते हैं और उसको स्टोर करके उसको हार्वेस्ट करने के बाद से जब सुखा के हम उसको पहले मिल में ले जाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, उसका हस्क जो होता है, पहले हलिंग में पहले हस्क निकाला जाता है। उसके बाद से हस्क निकलने के बाद से, जो कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं नेक्स्ट वीडियो पहले, इसके पहले वीडियो में कि 66% 65% होता है, 65 से 66%। जब हम मिलिंग की बात करते हैं तो जब हस्क निकालने के बाद पॉलिशिंग ऑफ राइस होता है, पॉलिशिंग ऑफ राइस होता है। जब राइस को पॉलिश किया जाता है जिससे कि वाइट दिखे, मतलब एकदम चिकना करने के लिए एक मशीन में डाला जाता है, ठीक। तो उसके साथ जो हल्का हल्का एक, जिसको हम अपने यहाँ लोकल लैंग्वेज में ब्रान बोलते हैं, ठीक, जो कि उसका जो कि गाय भैंस को खिलाते हैं हम, चोकर टाइप का बोल सकते हैं, वो निकलता है जो अलग होता है ब्रान। और फिर मिलिंग होता है जो हम राइस प्रोडक्शन जो मतलब राइस जो हम पॉलिश करके निकाल देते हैं, जो खाने की खाने के लिए यूज करते हैं, तो वो होता है हमारा 60% मतलब 60%, ये हमारा राइट आंसर है। और उसमें लगभग 40% तक ये वेस्ट मटेरियल जो ब्रान के रूप में निकल जाता है। फिर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, द प्रोसेस ऑफ एंट्री ऑफ वाटर इनटू सॉइल हैज बीन टर्म एज, कि जब हम सॉइल में जब एंट्री ऑफ वाटर, यानी कि जब पानी का प्रवेश वाटर में होता है तो उसे क्या बोलते हैं, ठीक। तो हमारे पास ऑप्शन है परमेबिलिटी, इनफिल्ट्रेशन, पर्कुलेशन और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। तो हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। अब इनफिल्ट्रेशन क्या होता है कि जो प्रोसेस है पानी का एंट्री करना सॉइल में, वही इनफिल्ट्रेशन है। पर्कुलेशन है, पर्कुलेशन में जब कोई सेचुरेशन कंडीशन है जहाँ पे पानी लगा हुआ है, वहाँ से धीरे धीरे जो इनफिल्ट्रेट होके पानी नीचे की तरफ ग्राउंड की तरफ जा रहा है, अंडरग्राउंड मतलब जा रहा है, जो ग्राउंड वाटर के तरफ बढ़ रहा है, उसको हम पर्कुलेशन बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं परमेबिलिटी की। तो परमेबिलिटी हमारा ये दर्शाता है कि कितनी आसानी से जो पानी है वो पास कर रहा है सॉइल में। जैसे कि मान लीजिए जो भी टेक्सचर्स हैं सॉइल में, जो टेक्सचर्स पाए जाते हैं, जैसे कि सैंड होता है, सिल्ट होता है, इसमें जो गो थ्रू कैसे हो रहा है, क्ले होता है कि कैसे पानी पास कर रहा है, उसको हम परमेबिलिटी बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की। तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ये होता है कि ये एक मेजरमेंट है, जब सॉइल में, सॉइल के जो पोर्स के अंदर जो पानी का प्रवेश होता है ना, एक पोर से दूसरे पोर में जाने का, तो इसका ही मापन हम हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के द्वारा करते हैं। फिर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि द एस्टिमेट रेंज ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ व्हीट क्रॉप, जो कि व्हीट क्रॉप मतलब गेहूं की जो क्रॉप हैं उसमें लगभग कितना परसेंट तक वाटर रिक्वायरमेंट या कितना एमएम तक वाटर रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। तो हमारे पास ऑप्शन है 200 300 से 450 mm, 250 से 350 mm, 500 से 1200 mm, 500 से 700 mm और 700 से 1200 mm। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है डी, 500 से 700 mm, जिसको हम 50 से 70 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, जो कि एस्टिमेटेड है। बाकी लगभग इसका जो वीट का प्रोडक्शन है वो 500 से 1200 mm की रेंज के भी जो जहाँ पे रेनफॉल होता है यहाँ पे इजीली हो जाता है, लेकिन जो एस्टिमेटेड है वो 500 से 700 mm
रेनफॉल है। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे, द यील्ड एडवांटेज इन ए इंटरक्रॉपिंग सिस्टम कैन बी मेजर्ड बाय, कि जो हम अगर किसी भी इंटरक्रॉपिंग किसी भी खेत में इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो जो वहाँ पे यील्ड मिलता है ना, यील्ड जहाँ वहाँ पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक, या उसको क्या बोलते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, कंपटीशन कोफिशिएंट, एलिलोपैथी इंडेक्स, ड्यूरेबिलिटी कोफिशिएंट। तो हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। अब हम समझते हैं लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो को हम LER भी बोलते हैं। ये एक तरह का माप है जिसमें अगर हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं किसी भी लैंड पे, तो वहाँ का जो एक फसल दूसरे फसल को कितना कम्प्लीमेंट कर रहा है और उसके लैंड के सापेक्ष में देखते हैं कि मतलब कितना यूज हुआ है ज़मीन और उसके कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसी को हम इसके मापक को ही हम लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कहते हैं। फिर यहाँ पे एलिलोपैथी इंडेक्स है, एलिलोपैथी इंडेक्स में ये चेक किया जाता है कि इसका कितना निगेटिव प्रभाव पड़ा है, मतलब एक फसल का दूसरे प्रभाव पे कितना निगेटिव प्रभाव पड़ा है वो जांच करते हैं। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज देसी कॉटन, कि इन सारी कॉटनों में से कौन सा देसी कॉटन है, हम इसको समझेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है गॉसिपियम आर्बोरेटम, गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम बार्बाडेंस, ऑल ऑफ दीज एंड नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गॉसिपियम आर्बोरेटम। ये हमारा देसी कॉटन यही कहलाता है, या इंडियन कॉटन भी इसको बोलते हैं। और जब हम बात करते हैं गॉसिपियम हिरसुटम का, तो ये है अमेरिकन कॉटन इसको बोलते हैं, और गॉसिपियम बार्बाडेंस को हम ट्रॉपिकल कॉटन भी बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गॉसिपियम आर्बोरेटम। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 13 नंबर का क्वेश्चन है, डॉट स्टेज इन वीट रिफर्स टू, मतलब कि जो डॉट स्टेज ऑफ वीट है वो क्या कहलाता है, क्या होता है। तो हम समझते हैं एक एक करके ऑप्शन। पहला ऑप्शन है व्हेन द स्टेम इज स्लोवेन पीरियड टू ईयर इमरजेंस। फिर ऑप्शन नंबर बी है द सीड इज स्वेलन पीरियड टू जर्मिनेशन। ऑप्शन नंबर सी है व्हेन द वाइट फ्लूइड इन ग्रेन जस्ट हार्डनिंग अप। और फोर्थ है द ग्रेन स्टेज जस्ट बिफोर हार्वेस्ट ऑफ द क्रॉप। तो हमारे यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि व्हेन द वाइट फ्लूइड इन ग्रेन इज जस्ट हार्डनिंग अप, कि जब कोई भी, जब हम बात करेंगे वीट में, तो इसका टफ स्टेज या डफ स्टेज इससे बोलते हैं कि जब मिल्किंग स्टेज के आगे का स्टेज, जब उसमें दूध बना होता है, उसी को वाइट फ्लूइड यहाँ कहा गया है। ग्रेन में जब दूध बनता है जो मिल्किंग स्टेज के बाद, जब वो हार्ड होने लगता है, उसी स्टेज को हम डफ स्टेज भी बोलते हैं। तो इसी स्टेज को हम बोलते हैं क्योंकि इसमें देखिए, एक तो ये फ्लैग लीफ इमरजेंस है, वेन द स्टेम, जब स्टेम फूल जाता है और उसमें फ्लैग लीफ का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद बाली होता है, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर जो बी है, इसमें बोल रहा है कि जब सीड जर्मिनेट करता है, तो सीड जर्मिनेट करता हो तो जर्मिनेशन है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, व्हेन वाइट फ्लूइड इन ग्रेन इज जस्ट हार्डनिंग अप। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 14 नंबर का है, नेट सोन एरिया इन द कंट्री इज अबाउट 142 मिलियन हेक्टेयर, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट नेट एरिया कवर्ड बाय इरिगेशन, कि जो अपने यहाँ जो नेट सोन एरिया इंडिया में 142 मिलियन हेक्टेयर है, उसमें कितना एरिया हमारा जो कवर होता है वो इरिगेशन से कवर हो रहा है, कितना एरिया जो कवर हो रहा है वो इरिगेशन से कवर हो रहा है, वो हम समझेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है 30, और ऑप्शन नंबर बी है 68, फिर सी है 80, और डी है 58, और ई है 86। ये सारे, ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सब मिलियन हेक्टेयर में है, मिलियन हेक्टेयर में है। तो हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 68 मिलियन हेक्टेयर। 68 मिलियन हेक्टेयर हमारा ऐसा एरिया है जो कि इरिगेशन से ही कवर होता है। फिर ने करें क्वेश्चन नंबर 16 पे, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पिजन पी इन इंडिया। जब हम बात करते हैं पिजन पी का, यानी अरहर का,
इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ है, या सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट है जो प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अभी सबसे ज़्यादा, लगभग सबसे ज़्यादा जो अरहर का प्रोडक्शन होता है, जिसको तूर भी बोलते हैं, उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। लगभग 29 से 39% तक पूरे इंडिया में जितने भी अरहर हैं या अरहर का प्रोडक्शन होता है, उसमें से केवल ये महाराष्ट्र में होता है। फिर सेकेंड नंबर पे कर्नाटक आता है प्रोडक्शन में, सेकेंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश आता है। फिर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, मोस्ट सूटेबल क्रॉप फॉर द रेड सॉइल, कि जो रेड सॉइल होते हैं उस पे सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सा क्रॉप है। तो हमारे पास ऑप्शन है, पहला काउपी, दूसरा है टोबैको, तीसरा है लिंसीड, चौथा है बाथ ए और बी मतलब काउपी एंड टोबैको, और पांचवा है नॉन ऑफ दीज। तो हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी, बाथ ए एंड बी मतलब काउपी भी सही है और टोबैको भी सही है। तो जो रेड सॉइल है वहाँ पे सबसे ज़्यादा, या तो अगर पल्स क्राफ्ट में बात करते हैं तो पल्सेज में, पल्स क्राफ्ट में ग्राउंड नट भी उगाते हैं, ग्राउंड नट जो कि आयल सीड क्राफ्ट में भी आता है, आयल सीड क्राफ्ट ही है मेजरली, लेकिन इसको भी उगाते हैं, और पल्स क्राफ्ट में काउपी उगाते हैं। और बात करते हैं तो हम इस ब्लैक सॉइल में टोबैको को भी अच्छा रूप से या बहुत अधिक रूप से उगाया जाता है। फिर हम अभी आज का वीडियो इतने पे ही क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं आज के। फिर हम नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।